नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित पर बड़ा दांव खेला गया है। शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। तमाम यहां पर अटकलों के बाद उन अटकलों पर विराम लगाते हुए एक रणनीति के तहत इस पूरे मामले पर फैसला लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की पुष्टि की गई है। शीला दीक्षित जो है वो सीएम कैंडिडेट होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी 2017 विधानसभा चुनाव के लिए। आपको यहाँ पर बता दें, नेशनल वॉइस सुबह से ही खबर चला रहा था कि शीला दीक्षित यहाँ पर कैंडिडेट हो सकती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के लिए। और अब उस खबर पर मोहर लग गई है, आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। शीला दीक्षित के बारे में जो बातें हैं मेन वो आपको यहाँ पर बता दें। ड्यू के मिरांडा हाउस से शीला दीक्षित ने इतिहास में ग्रेजुएशन की है। दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी है शीला दीक्षित। एजुकेटेड है काफ़ी, और काम का उनका जो एक्सपीरियंस है सत्ता संभालने का, वो दिल्ली की जनता से लेकर तमाम लोगों को पता है कि दिल्ली में 15 साल तक वो सत्ता में काबिज रहीं। विकास की बयार जो है वो दिल्ली के अंदर उन्होंने बहाई है। हालांकि कुछ विवाद उनके नाम के साथ जुड़े भी हैं, घोटालों के आरोप लगे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गुलाम नबी आज़ाद ने इन आरोपों पर विराम लगाते हुए किसी तरह से विपक्षी इस मामले को कैश ना कराएं, उससे पहले ही यहां पर विपक्षी से सवाल पूछ लिया है कि अगर बीजेपी अपने दागी सीएम पर इस्तीफा लेती है उन लोगों से, तो वो शीला दीक्षित को इस पद से हटा सकते हैं, इस जिम्मेदारी से हटा सकते हैं। साथ ही साथ केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं शीला दीक्षित, और कन्नौज सीट से सांसद भी रही हैं 1989 में। साथ ही साथ आपको बता दें, शीला दीक्षित की ससुराल जो है वो यूपी के कन्नौज जिले में है। इसका भी उन्हें लाभ मिल सकता है क्योंकि ब्राह्मण चेहरा है, और ब्राह्मण चेहरे की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, कांग्रेस इस चेहरे पर बड़ा दांव खेल रही है। शीला दीक्षित के जरिए जो 14% ब्राह्मण वोट हैं उन्हें कांग्रेस अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि 3 दशक पहले की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण वोट कांग्रेस का कैडर हुआ करते थे, लेकिन अब ये वोट जो है छिटक चुके हैं, दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। उन वोटों को वापस लाने के लिए शीला दीक्षित को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और उम्मीद की जा रही है जहां लास्ट विधानसभा चुनाव में सिर्फ 28 सीटें कांग्रेस अपने पाले में ला पाई थी बामुश्किल, अब 100 सीटों की उम्मीद की जा रही है। रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तरफ से पूरी रणनीति बनाई गई थी, और उनकी लिस्ट में भी शीला दीक्षित सबसे अव्वल थी, लिस्ट में पहले नंबर पर थी शीला दीक्षित, उनकी पसंद थी। साथ ही साथ प्रियंका गांधी जो है उनकी भी यहाँ पर पहली पसंद निकलकर सामने आई शीला दीक्षित। उनके काम करने का जो तरीका है उसे देखा जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई कांग्रेस। 15 साल के अंदर दिल्ली का जो नक्शा शीला दीक्षित ने बदल दिया था, उसी को यहाँ पर एक सकारात्मक पहलू के तौर पर देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर उसे कैश कराने की कोशिश की जाएगी। कहा यह जा रहा है विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि कांग्रेस के पास यूपी के अंदर कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं, इसलिए दिल्ली के सीएम को अब उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट किया गया है। यानी कि कांग्रेस कुल मिलाकर समाप्त हो चुकी है, ऐसा बीजेपी के जरिए कहा जा रहा है। और क्या कुछ कहा शीला दीक्षित ने, आइए सुनवाते हैं आपको। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन इससे पहले तो मैं अपनी हाईकमान का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और ये जिम्मेदारी दी। मैं अब प्रार्थना यही करती हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक बनूँ और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बेहतर अपना जो रिजल्ट है वो होगा। उस पर मुझे पूरा विश्वास है कि अब अच्छा रिजल्ट आएगा। हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे, और कांग्रेस के लिए एक आवाज़ भी उठ रही है यूपी में कि अब की बार कांग्रेस को जरूर। शीला जी जिस तरह से आप दिल्ली में 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन यूपी का सिनेरियो बिल्कुल अलग, चौथे पांचवें नंबर की आपकी पार्टी, ऐसे में आपके लिए चुनौतियां कितनी ज्यादा होगी उस प्रदर्शन को दोहराने की जो आपने दिल्ली में 3 बार दोहराया? देखिए, हर चुनाव चुनौती होता है, कोई बड़ी चुनौती होती है, कोई छोटी चुनौती हो, और हर चुनौती एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट होती है। चुनौती वाकई में आपने ठीक कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनौती बहुत बड़ी है।
और दिल्ली से कहीं ज़्यादा बड़ा प्रांत है, लेकिन हम हिम्मत से जाएंगे और इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि हम अवश्य अब की बार जीत करेंगे। देखिए, यूपी में 4 पार्टीज हैं वहाँ पर, समाजवादी है, मायावती जी की है, बीजेपी की है और हमारी है। तो वहाँ पर चारों से टक्कर है, तीनों से तो टक्कर। मैम, लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी, एक लंबा चौड़ा कमिटीज भी आज बताई गई है, लेकिन लगातार इस बात की चर्चा थी कि आपके साथ प्रियंका गांधी भी कैंपेन करेंगी। लोगों ने, कांग्रेस नेता ने, उत्तर प्रदेश से जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं प्रियंका में कैंपेन में चाहिए। गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा कि रायबरेली अमेठी से बाहर कैंपेन करें। अब आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, क्या आप चाहेंगी कि आपके साथ प्रियंका गांधी भी पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेन करें? बिल्कुल, वो एक बहुत ही प्रिय नेता हैं और उनका जो राजनीति का अंदाज है वो बहुत लोगों को पसंद है। तो मैं तो यही प्रार्थना उनसे भी करूंगी। तो यूपी का जो गणित है वो आपको बता दें, यूपी के अंदर 14% ब्राह्मण वोट हैं और कांग्रेस इन वोटों के सहारे ही बड़ी बाजी खेलने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। बड़ा दाव जो है वो शीला दीक्षित के नाम पर खेला गया है। ब्राह्मण चेहरा है शीला दीक्षित, मजबूत है पार्टी के अंदर स्थिति उनकी मजबूत चेहरा है, पुराना चेहरा है, विकास की उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इसी वजह से, इसी खासियत की वजह से उन्हें प्रोजेक्ट किया गया है। और इस खबर पर हम बने हुए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि दादरी से आ रही है। दादरी मामले में अखलाक के परिजनों पर एफआईआर होगी। दादरी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखलाक के परिजनों पर एफआईआर होगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार की अदालत ने यह फैसला लिया है। गोवध अधिनियम के तहत दर्ज होगा मुकदमा। ग्रामीणों ने दायर की थी याचिका और उस पर सुनवाई के बाद अब ऐलान किया गया है कि अखलाक के परिजनों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। गोवध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज होगी। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले दादरी के अंदर अखलाक नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी और शक जाहिर किया गया था कि अखलाक के घर में बीफ का जो गोश्त है वो मिला था, बीफ मिला था और इसी के चलते गांव वालों ने अखलाक की पीट कर हत्या कर दी थी। उसके बाद से जब पूरा मामला एकदम सियासत इस पर गरमाई तो जांच कमेटियां बिठाई गई। पहले जांच कमेटी की तरफ से नमूने लिए गए फ्रिज के अंदर रखे मीट के और उसके बाद अब जब जांच हुई तो उसमें पाया गया कि जो मीट रखा गया था फ्रिज के अंदर वो बीफ का था। ये नमूने जो लिए गए थे उसमें बीफ के मीट की जो है बात सामने आई थी और लगातार आवाज़ उठ रही थी दादरी के अंदर। वहाँ के लोगों के जरिए गांव वालों ने याचिका भी दाखिल की थी, दायर की थी और कहा था कि अखलाक के परिजनों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ग्रामीणों ने याचिका दायर की थी। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए अब ये निर्णय लिया गया है कि अखलाक के परिजनों पर गोवध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज होगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार की अदालत ने ये फैसला दिया है। गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 156 सीआरपीसी के तहत याचिका दाखिल की गई थी। दादरी मामले में अखलाक के परिजनों पर एफआईआर दर्ज होगी, जबकि पूरी तरह से इस मामले को लेकर पॉलिटिक्स भी काफ़ी गरमाई थी और एक धड़ा जो था वो अखलाक के पक्ष में आ गया था, दूसरा जो धड़ा था वो गोवध के पक्ष में था। यहाँ पर आवाज़ उठा रहे थे, लगातार चीज़ें कही जा रही थी कि अखलाक के परिजनों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। वहीं दूसरी जो पार्टियां थी वो ये भी कह रही थी कि अखलाक के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। महज शक के आधार पर, रणनीति के आधार पर और साजिश के तहत अखलाक की हत्या की गई है। लेकिन अब जो हालात हैं वो आपको बता रहे हैं। दादरी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, गोवध अधिनियम के तहत अखलाक के परिजनों पर एफआईआर दर्ज होगी, मुकदमा होगा, क्योंकि जांच में जो गोश्त के सैंपल लिए गए थे वो गाय के मीट के पाए गए और उसके बाद ये पूरा मामला अब सामने आया है। तो ग्रामीणों ने याचिका
और न्यूज रूम से हमारे संवाददाता इंद्रसेन हमारे साथ लाइव मौजूद है बात करने के लिए। इंद्रसेन, अब पूरा मामला ही ये पलटकर सामने आ गया है। पहले जहां अखलाक के परिजनों के साथ तमाम लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, वहीं अब अखलाक के परिजनों पर ही एफआईआर होने जा रही है। अब बिल्कुल शबनम, जिस तरह से पहले ये पूरा मामला सियासी रंग ले चुका था और नेताओं का आने का दौर चालू हो गया था वहाँ बिसाड़ा में, लेकिन जो बिसाड़ा के ग्रामीण हैं उन लोगों ने याचिका डाली थी जो जिला कोर्ट है वहाँ पर, और उन लोगों ने जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई थी और अखलाक के घर में बीफ होने की पुष्टि हुई थी, उसके बाद से जो ग्रामीण हैं वो लोग उग्र हो गए थे। उन लोगों ने समझदारी से काम लेते हुए इस पूरे मामले पर पहले महापंचायत की थी और महापंचायत में फैसला हुआ था कि वो लोग कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट में उन लोगों ने 156(3) के तहत याचिका डाली थी, जिस पे आज जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया है और अखलाक परिवार के खिलाफ अब मामला दर्ज होगा जारचा थाने में। मैं आपको बता दूं, पहले ही जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी और उसमें बीफ की पुष्टि हुई थी, उसके बाद जारचा थाने में जो बिसाड़ा के आरोपी पक्ष के लोग हैं वो लोग गए थे और अखलाक परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद जो बिसाड़ा के ग्रामीण हैं उन लोगों ने कोर्ट का रुख किया और आज कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अखलाक परिवार के खिलाफ गौवध के नियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा जारचा थाने में। 2 बार जांच के लिए सैंपल लिए गए थे, जिसमें पहली जब जांच हुई थी तो उसमें नेगेटिव पाया गया था, बीफ नहीं था, लेकिन जब दूसरी बार सैंपल लिए गए तो उसमें पॉजिटिव पाया जाता है। दोनों रिपोर्टों में यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है और अब परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। प्रदेश सरकार की यहाँ पर बात करें तो प्रदेश सरकार से अखिलेश से भी यहाँ पर परिजन मिले थे, मुलाकात की थी और यहाँ पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद आश्वासन दिया था कि किसी तरह का आपके साथ अन्याय नहीं होगा, सरकार आपके साथ है और पूरी तरह से जांच की जाएगी। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर जो अब रिजल्ट आया उस पर किसी की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। बिल्कुल, अभी तक किसी ने इस पूरे मामले पर अब प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की है, लेकिन जिस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने जो फैसला सुनाया अखलाक परिवार को एक बड़ा झटका ज़रूर लगा है, क्योंकि जब फॉरेंसिक लैब में इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट सार्वजनिक की थी तो उसमें बीफ की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद पूरा जो मामला था वो गरमाया था और बिसाड़ा में जो आरोपी पक्ष के लोग थे उन लोगों ने पंचायत कर पुलिस को एक टाइम दिया था और उन लोगों ने कहा था कि अगर आप अखलाक परिवार के खिलाफ गौवध का मामला दर्ज नहीं करेंगे तो वो सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो उसके बाद जो ग्रामीण थे उन लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया था और 156(3) के तहत उन लोगों ने याचिका दायर की थी और पिछले काफ़ी समय से इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही थी और कल अब से 3 दिन पहले इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और आज फैसला आना था और आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कहीं ना कहीं अखलाक के परिवार को एक बड़ा झटका ज़रूर लगा है। लेकिन जो आरोपी पक्ष के लोग हैं वो इस पूरे जो जज ने फैसला सुनाया उससे काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि सच की जीत होती है और जो आरोपी पक्ष के जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसकी वजह से वो लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि अखलाक परिवार के खिलाफ वो काफ़ी समय से गौवध का मामला दर्ज कराने का प्रयास कर रहे थे और आज कोर्ट ने आदेश दिया है और अब जारचा थाने में अखलाक परिवार के खिलाफ मामला दर्ज होगा। किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है, जो पीड़ित पक्ष है उसके खिलाफ भी और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी? क्या आरोपी को कुछ यहाँ पर राहत मिल जाएगी जांच में या कार्रवाई के दौरान? इंद्रसेन, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। खैर, इंद्रसेन के पास फिर से वापस चलेंगे बाद में, लेकिन आपको पूरा मामला एक बार फिर से हम बता देते हैं। दादरी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखलाक के परिजनों के खिलाफ अब एफआईआर होगी। गोवध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और अब कार्रवाई होगी। लगातार आरोप लगाए जा रहे थे गांव वालों के जरिए कि अखलाक के घर बीफ मिला है और उसकी जांच की गई तो सैंपल में पॉजिटिव रिजल्ट निकलकर सामने आया। आज मजिस्ट्रेट ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। ग्रामीणों में एक बात को लेकर खुशी है कि जिस चीज़ को वो लगातार उठा रहे थे अब उस पर कार्रवाई होगी। अखलाक के परिजनों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उस मामले में अब एफआईआर होने जा रही। गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होगा अखलाक के परिजनों के ऊपर। आपको बता दें, ईद उल फित्र के बाद से दादरी के बिसड़ा गांव के अंदर ये पूरा मामला गरमाया था। अखलाक के घर में फ्रिज के अंदर बीफ मिलने की सूचना मिली थी और इस पूरे मामले पर गांव वालों ने आक्रामक होकर अखलाक की पीट कर हत्या कर दी थी। इंद्रसेन,
क्या कार्रवाई हो सकती है? अब एफआईआर दर्ज होगी तो अखलाक के परिजनों के ऊपर, और क्या जो आरोपी लोग हैं जिन्होंने अखलाक की हत्या की थी पीटने के दौरान, उनको कुछ रियायत मिलेगी या उनके खिलाफ भी उसी तरह से सख्त कार्रवाई हो सकती है? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है इंद्र सेन के पास। तो अखलाक के परिजन एक तरफ जहां अखलाक की मौत के बाद से सदमे में थे, गमज़दा थे, अब उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होने जा रहा है क्योंकि जांच में जो सैंपल लिए गए थे जांच के लिए वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बीफ होने की उसमें पुष्टि हुई है, फ्रिज के अंदर बीफ रखा हुआ था, इस बात की पुष्टि हुई है जांच रिपोर्ट के अंदर, और उसी को आधार बनाते हुए गौवध अधिनियम के तहत अखलाक के परिजनों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी। जिस तरह से दादरी के अंदर, बिसेड़ा गांव के अंदर ये पूरा मामला जब निकलकर सामने आया था, बहुत जमकर इस पर राजनीति हुई थी। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश की थी। अब एक बार फिर से दादरी का जो जिन है वो बाहर निकल आया है। 2017 विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में इस मुद्दे को जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक बार फिर से कैश करने की कोशिश जरूर करेंगी, लेकिन परिजनों के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। परिजनों की जो परेशानी है वो खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ग्रामीणों के जरिए जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई के दौरान ये फैसला लिया गया है कि अब अखलाक के परिजनों पर एफआईआर दर्ज होगी गोवध अधिनियम के तहत। इसको लेकर पंचायत भी की गई थी, पंचायत बुलाई गई थी, लगातार प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था गाँव वालों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से, कि इस पूरे मामले में एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि जांच में जो रिजल्ट निकल के आया है पॉजिटिव पाई गई है, बीफ होने की पुष्टि हुई है, उसको लेकर लगातार गांव वाले जो हैं वो मांग कर रहे थे कि अखलाक के परिजनों के खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और अब उस पूरी मांग के ऊपर अब मोहर लगती नजर आ रही है। मजिस्ट्रेट ने यहां पर आदेश दिए एफआईआर दर्ज करने के, परेशानी बढ़ने वाली है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि परिवार के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, सरकार उनके साथ है, और पूरी तरह से आश्वस्त किया गया था कि आपकी परेशानी में, आपके सुख में, आपके दुख में सरकार आपका पूरा साथ देगी। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी विपक्षी पार्टियां थी वो लगातार सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही थी। हालांकि अभी तक इस मामले पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो इंतज़ार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद।